नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि कोई बालक पढ़ते समय त्रुटियां करता है तो क्या करना चाहिए? ऑप्शंस दिए गए हैं। शिक्षक को उसे टोकना चाहिए। दूसरा, स्वयं सही पठन करके बताना चाहिए। तीसरा, उसे शिक्षक चाहिए। और चौथा, बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्वयं सही पठन करके बताना चाहिए। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं और ये भी नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वयं सही पठन करके बताना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से भाषाई विविधता के अंतर्गत क्या नहीं आता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। भाषा की कक्षा में एक संसाधन है, हमारी कक्षाओं की वास्तविकता है, या फिर बालकों के संज्ञानात्मक विकास की पहचान है, या शिक्षण सामग्री का प्रयोग। तो इसमें से पूछा गया है भाषाई विविधता के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, शिक्षण सामग्री का प्रयोग भाषाई विविधता के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न, निम्न में से मनोवैज्ञानिक शाला उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है? तो मनोवैज्ञानिक शाला आपको बताना है यूपी में कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन दिए गए, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद या झांसी, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद। अगला प्रश्न, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में खालिस्तान किसका आधार मुख्य है? ऑप्शन दिए गए, पाठ्यपुस्तक का। दूसरा, समाज सांस्कृतिक परिवेश का। तीसरा, शिक्षक द्वारा अर्थ बताना। या चौथा, समाज सांस्कृतिक परिवेश एवं शिक्षक द्वारा अर्थ बताना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा समाज सांस्कृतिक परिवेश। तो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मुख्य आधार है समाज सांस्कृतिक परिवेश। अगला प्रश्न, योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है या कितनी बार होता है? तो जो योगात्मक मूल्यांकन होता है दोस्तों, वो साल में 2 बार होता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साल में 2 बार। हमारा अगला प्रश्न है, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? जिसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। दूसरा, भाषा सिखाने के लिए व्यावहारिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके, या फिर बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होती है। तो यहाँ पे कौन सा विचार उचित है बताना है बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षाओं में भाषा सीखने के लिए। तो यहाँ पे सबसे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। अगला प्रश्न, स्वलीन विकार या ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा क्या करता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है। दूसरा, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। तीसरा, अक्सर खाने से अक्सर खाने से मना कर देता है, या फिर अपने ही कार्यों में लीन रहता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। जब ऑटिस्टिक डिसऑर्डर हो जाता है तो बच्चा क्या करता है, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम क्या है? तो संप्रेषण परक उपागम ऑप्शंस दिए गए, भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। दूसरा, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। तीसरा, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है। ये चौथा, बोलना कौशल पर बल देता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। क्या? संप्रेषण शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस है, मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा, कहानी कविताओं के दोहराने की कुशलता का विकास करना। तीसरा, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। चौथा, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना।
तो यहाँ पे सर्वोपरि उद्देश्य इन चारों ऑप्शंस में हो जाएगा ऑप्शन डी, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। अगला, एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। लिखना पूछा गया है, क्वेश्चन है कि लिखना क्या है। ऑप्शंस है, एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, दूसरा एक अन्वय कुशलता है जिससे जल्दी प्राप्त किया जाना है, या फिर एक तरह की बातचीत है, या अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो जो लिखना होता है ना फ्रेंड्स, वो एक तरह की बातचीत है। ऑप्शन सी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष कौन सा है? केवल पढ़ना, सुनना तथा पढ़ना, केवल लिखना या केवल सुनना। तो यहाँ पे अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष कहलाएगा आपका सुनना और पढ़ना, मतलब ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का निम्न में से कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी है? ऑप्शंस है, पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना, दूसरा किसी भी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट ना करना, तीसरा बच्चों को अलंकार एवं रसों के प्रति अत्यधिक ध्यान आकर्षित ना करने को कहना, यह बच्चों का भाव केवल शब्दार्थ तक ही सीमित रखना। तो यहाँ पे सबसे सर्वाधिक प्रभावी तरीका जो है उच्च प्राथमिक स्तर के व्याकरण शिक्षण के लिए वो है पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवार, पड़ोस, विद्यालय के साथ साथ खाली स्थान दिया गया अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्या अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में? तो जो परिवार, पड़ोस, विद्यालय होते हैं के साथ साथ जो है आपका संचार माध्यम जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका क्या है निभाते हैं। अगला, भाषा की पाठ्य पुस्तक किससे संबंधित पाठ्य होने चाहिए? भाषा के पाठ्य पुस्तक में विज्ञान, संस्कृति, साहित्य, उपर्युक्त सभी ही संबंधित पाठ्य होने चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि क्या सुनिश्चित करता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है, बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं, या फिर शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। यहाँ पे आंसर है ऑप्शन सी, बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। यह सुनिश्चित करता है भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाएं। अगला, अब यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इसी गद्य से कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन्हें आपको सॉल्व करना रहता है। ऐसे ही आगे आपको पद्य दिया रहेगा और उसके क्वेश्चन दिए रहेंगे, कुल मिला के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अभी तक हमने किया 15 क्वेश्चन, अब आगे के 15 क्वेश्चन जो हैं गद्य और पद्य के रहने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो गद्यांश पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ कहना चाहेंगे कि दोस्तों, अगर जब भी आप गद्यांश सॉल्व करते हैं, गद्य से रिलेटेड प्रश्नों को आगे आपको हल करना होगा, इसी गद्य से ही वो प्रश्नों के उत्तर रहेंगे। लेकिन गद्य पढ़ने से पहले आपको एक बार क्वेश्चन सारे पढ़ लेने चाहिए, इसके बाद गद्यांश को पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़े रहते हैं तो गद्य पढ़ते टाइम ही काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर आपको वहीं पे मिलते जाते हैं, अलग से फिर दोबारा गद्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। किस शब्द युग्म का प्रयोग उपर्युक्त गद्यांश में नहीं किया गया है? ये क्वेश्चन है। पहला शब्द दिए गए हैं, किनका उपयोग इस गद्य में नहीं है वो आपको ध्यान रखना गद्य पढ़ते वक्त। दूसरा क्वेश्चन है, अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये भी आपको पैराग्राफ मिल जाएगा गद्य में। फिर है अगला, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करना है, जहाँ, ये भी क्वेश्चन हो गया। फिर है अगला प्रश्न, असत्य कथन का चयन करना है उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार।
फिर है अगला प्रश्न, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द का चयन करें। तो ऐसे आपको पहले प्रश्न पढ़ना है, फिर गद्य। अब हम चलिए गद्य पढ़ते हैं। गद्यांश है हमारा, इतिहास के आरंभ के साथ ही भारत ने अपनी अंतहीन खोज प्रारंभ की और न जाने कितनी ही सदियां इसकी भव्य सफलताओं से भरी हुई है। चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा, भारत ने कभी इस खोज से अपनी दृष्टि नहीं हटाई और कभी भी अपने उन आदर्शों को नहीं भूला जिसने इसे शक्ति दी। आज हम दुर्भाग्य के इस युग का अंत कर रहे हैं और भारत पुनः खुद को खोज पा रहा है। अगला पैराग्राफ है, आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं वो महज एक कदम है नए अवसरों के खुलने का। इससे भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हमारी प्रतीक्षा करें। क्या हमें इतनी शक्ति और बुद्धिमत्ता है कि हम इस अवसर को समझें और भविष्य की चुनौती स्वीकार करें। अगला पैराग्राफ है, भविष्य में हमें विश्राम करना या चैन से नहीं बैठना है बल्कि निरंतर प्रयास करना है ताकि हम जो वचन बार बार दोहराते हैं या दोहराते रहे हैं और जिसे हम आज भी दोहराएंगे उसे पूरा कर सकें। भारत की सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना। इसका मतलब है गरीबी और अज्ञानता को मिटाना, बीमारियों और अवसर की असमानता को मिटाना। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की यही महत्वाकांक्षा रही है कि हर एक आँख से आंसू मिट जाए। शायद यह हमारे लिए संभव ना हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है और वे पीड़ित हैं तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। और इसलिए हमें परिश्रम करना होगा और कठिन परिश्रम करना होगा ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सकें। वे सपने भारत के लिए हैं पर साथ ही वे पूरे विश्व के लिए भी हैं। आज कोई खुद को बिल्कुल अलग नहीं सोच सकता क्योंकि सभी राष्ट्र और लोग एक दूसरे से बड़ी निकटता से जुड़े हुए हैं। शांति को अविभाज्य कहा गया है, इसी तरह स्वतंत्रता भी अविभाज्य है, समृद्धि भी और विनाश भी। अब इस दुनिया को छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। अगला पैराग्राफ, भारतवर्ष की जनता से जिसके हम प्रतिनिधि हैं, अपील ये करते हैं कि वे आस्था एवं विश्वास के साथ इस अभियान से जुड़े। अभी तुच्छ आलोचना, वैमनस्य अथवा दूसरों पर दोषारोपण का समय नहीं है। हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करना है जहां उसके सारे बच्चे रह सके। अगला, आज नियत समय आ गया है, एक ऐसा दिन जिसे नियति ने तय किया था और एक बार फिर बरसों के संघर्ष के बाद भारत जागृत व स्वतंत्र खड़ा है। कुछ हद तक अभी भी हमारा भूत हमसे चिपका हुआ है और हम अक्सर जो वचन लेते रहे हैं उन्हें निभाने से पहले बहुत कुछ करना है। पर फिर भी निर्णायक बिंदु अतीत हो चुका है और हमारे लिए एक नया इतिहास आरंभ हो चुका है। एक ऐसा इतिहास जिसे हम गढ़ेंगे और जिसके बारे में लोग लिखेंगे। तो ये था गद्यांश। अब क्वेश्चन दिए गए हैं, किस शब्द युग्म का प्रयोग इस गद्यांश में नहीं हुआ। तो यहाँ पे आंसर्स देखेंगे कौन कौन से शब्द हमें मिले और क्या कौन सा है इसमें से जो नहीं मिला है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन ए बड़ी बड़ी यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे है, फिर बार बार ये लिखा हुआ है और छोटे छोटे ये लिखा हुआ है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे इस गद्यांश पे नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर है अगला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पैराग्राफ 3 में दिया गया है, सपनों को साकार करने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो ऑप्शन ए कठिन परिश्रम करना होगा अपने सपनों को साकार करने के लिए। यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न, हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करना है जहाँ क्या कर सके। तो ये इसका आंसर दिया गया है पैराग्राफ 4 में, ये सबसे लास्ट में, हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करना है जहाँ उसके सारे बच्चे रह सके। मतलब ऑप्शन बी की बात हो रही है, उसके सारे बच्चे रह सकें। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न, प्रयुक्त गद्यांश के अनुसार निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। भविष्य में हमें विश्राम करना या चैन से नहीं बैठना है बल्कि निरंतर प्रयास करना है। तो ये पैराग्राफ में मतलब इस गद्यांश में दिया गया है, तो ये तो सही है। यहाँ पूछा असत्य है तो असत्य आपको बताना, ये सही है।
फिर दूसरा ऑप्शन है, आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं वो महज एक कदम है नए अवसरों के खुलने का, तो ये भी सही है। फिर तीसरा ऑप्शन है, हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करना है जहां उसके सारे बच्चे पढ़ सकें, तो यही गलत है क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन एक सॉल्व किया जिसमें क्या था, जहां उसके सारे बच्चे रह सके, तो यहाँ पे पढ़ सकें लिखा है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर क्योंकि ये गलत है और गलत ही पूछा है। अगला है, आज कोई खुद को बिल्कुल अलग नहीं सोच सकता क्योंकि सभी राष्ट्र और लोग एक दूसरे से बड़ी निकटता से जुड़े हैं, तो यहाँ पे असत्य पूछा है, असत्य ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न, निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द का चयन कीजिए, कक्षा, हरियाली, गंगा या पानी, तो द्रव्यवाचक संज्ञा है पानी, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे उत्तर। अगला प्रश्न, जिसमें हानि या अनर्थ का भय ना हो उसके लिए एक शब्द का आप चयन करें, तो शब्द दिए गए हैं निरापद, गमक, कुलेल या निर्विमेष, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा निरापद। जिसमें हानि या अनर्थ का भय ना हो वो होता है निरापद। अगला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रही है, तो हमारी पीढ़ी के महान व्यक्ति की महत्वाकांक्षा जो रही है वो हर एक आंख से आंसू मिट जाए, ये महत्वाकांक्षा रही है। ये दिया गया है आपके इस गद्यांश के पैराग्राफ 3 में। यहाँ पे सबसे महान व्यक्ति की यह महत्वाकांक्षा रही है कि हर एक आंख से आंसू मिट जाए। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय का प्रयोग कर बनाया गया है, तो प्रत्यय का प्रयोग करके बनाया गया है शब्द वो है बालक, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन, मतलब इससे पहले आपको पद्य पढ़ना है, पद्य आ चुका है, इसके क्वेश्चन रहेंगे, पद्य के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। बादलों को प्रश्न है, बादलों को किसकी उपमा दी गई है, पद्य पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बादलों को अनुचरों की उपमा दी गई है। आपको दिख जाएगा कौन से लाइन पे, 4th लाइन पे, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसकी उपमा दी गई है अनुचरों की। फिर अगला प्रश्न, कवि ने रात को राजा किसे कहा है, तो कवि ने रात को राजा कहा है किसको, चंद्रमा को। इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन सी चंद्रमा। अगला प्रश्न, राह में खड़ा भिखारी से क्या आशय है, तो राह में खड़ा भिखारी से आशय है चंद्रमा से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पोशाक का बहुवचन क्या होगा, तो पोशाक का बहुवचन होगा पोशाकें, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, स्वर्ण की पोशाकधारी में विशेषण शब्द क्या है, तो स्वर्ण की पोशाकधारी में विशेषण शब्द है स्वर्ण। अगला, रवि का पर्यायवाची शब्द दिए गए ऑप्शन में से कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे रवि का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन ए सुधांशु, बाकी सूर्य, भानु, दिनकर, दिवाकर सभी रवि के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, वाक्य दिया गया है गा रहे हैं को भूतकाल में कैसे लिखेंगे, तो भूतकाल में इसे लिखेंगे गा रहे थे, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रहे पूरे 30 क्वेश्चन हिंदी सब्जेक्ट के। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट के भी आपको वीडियोस अपलोड किए जाएंगे आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सुपर टीच में मैथ्स के, संस्कृत के, आपके बाल विकास के, और पूरे फुल वीडियो भी अपलोड की जाएंगी, तो देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल सुपर टीच। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।